नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो जैसा कि आपको पता है, भानु प्रतापपुर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जैसा कि माना जा रहा था कि भानु प्रतापपुर जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट है, और ID24 ने भी कई दफा इस बात को बताया था कि सावित्री मंडावी के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है सूत्रों के हवाले से, और अब इस खबर पर पूरी तरह से मुहर लग गई। सावित्री मंडावी जो कि मनोज मंडावी जिनके दुखद निधन की वजह से भानु प्रतापपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उनके निधन के बाद से लगातार ये सरगर्मियां थी। और खासतौर से अगर हम केवल भानु प्रतापपुर के अभी सेगमेंट्स की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी का फिलहाल दबदबा नजर आ रहा है। सिंपैथी सीट है और मनोज मंडावी यहाँ के कद्दावर नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस सब के बावजूद एक ट्रम्प कार्ड चल दिया है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा किया जाए जिससे जनता का ध्यान तो आकर्षित हो ही, और साथ ही साथ ये भी बताया जा सके कि देखिए बीजेपी भी रेस में है। तो भानु प्रतापपुर से ब्रह्मानंद नेताम का नाम इनका ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रम्प कार्ड चला है। ब्रह्मानंद नेताम भानु प्रतापपुर से साल 2008 में विधायक रह चुके हैं। बताया जाता है कि ब्रह्मानंद नेताम की आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ है। तो कांग्रेस विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। मनोज मंडावी छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी जाना पहचाना नाम थे। एक सहज छवि के तौर पर उनकी अच्छी पैठ थी जनता के बीच में। बीजेपी में भी उनके काफी अच्छे मित्र हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे। भानु प्रतापपुर सीट पर मतदान जो कि 5 दिसंबर को होगा और 8 दिसंबर यानी कि महज 3 दिन बाद ही नतीजे भी आ जाएंगे। तो दोनों पार्टियों की ओर से भी बहुत अहम हो रहा है कि कौन इस सीट पर जीत को दर्ज करेगा, जीत को अपने नाम करेगा। यही हम भी जानने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि कौन यहां पर जीत को दर्ज करेगा। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से KS चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। भानु प्रतापपुर में KS चौहान जी, चर्चा ये हो रही है कि आप लोगों ने ट्रम्प कार्ड चला है। ब्रह्मानंद नेताम साफ छवि तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ऐसा लग रहा था कि बीजेपी दौड़ में नहीं है। दौड़ में आ गए क्या आप लोग? खैर चौहान साहब। पांडे जी, दौड़ की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम जीत हम अपनी सुनिश्चित कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि सुनिश्चित कर चुके हैं। अभी ब्रह्मानंद चौहान साहब, ज्यादा नहीं हो गया ये? आप देखिए भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि जीत जाएंगे वो सीट के बारे में, मनोज जी को समर्पित करेंगे। कांग्रेस के हर नेता का यही बयान है। बता रहा हूँ जी, आप कह रहे सुनिश्चित कर ली, इसलिए मैंने थोड़ा कहा कि इंतजार कर लेते हैं 5 का। इसके 3 कारण मुख्य है। हाँ, जो ब्रह्मानंद नेताम जी हम लोग जीत के आ रहे हैं जी, उसके मुख्य 3 कारण जी। सबसे पहली बात यह है कि जो आरक्षण के लिए 32 से 20% कर दिया गया, वो सबको मालूम है कि ये भूपेश सरकार की नाकामयाबी है। उसके कारण जो भुगतना पड़ रहा है आज हमारे अनुसूचित जनजाति वर्ग को, जो कि भानु प्रतापपुर में अनुसूचित जनजाति बहुत बाहुल्य इलाका है, उसमें उन्होंने एक विपक्ष, एक उनके भीतरी घात किया है, उनके खिलवाड़ किया है उनकी नौकरियों के साथ। और दूसरी बात यह है कि ब्रह्मानंद नेताम जी जो है वो जमीनी कार्यकर्ता है। उन्होंने अपना जो सफर तय किया है वो पंचायत सरपंच से लेकर ये विधायक तक का सफर तय किया हुआ है। उनका पूरा जीवन नहीं, मैंने बता दिया ब्रह्मानंद जी के बारे में, मैंने बता दिया।
जमीनी नेता हैं, साफ छवि के हैं। मैं बता रहा हूं। मैं चौहान साहब मैं केवल बता ये रहा बात आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है, क्या यही मुख्य मुद्दा होगा भानु प्रतापपुर के लिए भी? दो कारण है। ये एक आरक्षण हो गया, दूसरा सावित्री मंडावी जी जो कि जो अभी प्रत्याशी बनी हुई है जी। उनका राजनीतिक कोई भी पृष्ठभूमि नहीं, यहां तक कि उनको संगठन में भी नहीं रखा गया। वो तो नौकरी कर रही थी। तो वहां के जो लोग हैं, पर चौहान साहब आप बहुत सीनियर हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं। मैं बहुत माफी के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए सर, सिंपैथी सीट होती है ना तो जनता चुन लेती है। कहीं बीजेपी को ये थोड़ा भारी ना पड़ जाए कि ये कहना कि राजनीति का अनुभव नहीं है। खैर वो आपकी समझ है। जी बोलने दे। जी बोलिए सर। पांडे जी मेरी भावनाएं व्यक्त करने दे कि क्यों हम लोग स्ट्रांग हैं। हम लोग इसलिए स्ट्रांग हैं कि सावित्री मंडावी जी बिल्कुल जमीन से कोई लेना देना नहीं था उनका। वो नौकरी कर रही थी, वो तो बेचारी बीआरएस लेके आ गई। और ये यहाँ पर जो सावित्री मंडावी जी है, वहां उनको यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के जो जनता की परेशानी है, उससे कोई मतलब सरोकारी नहीं। और तीसरी बात, आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये पता है कि हमारे को कभी भी हम काम के बूते पे हम नहीं जीत सकते हैं। इस वजह से सहानुभूति की उन्होंने ये ट्रम्प कार्ड खेला। ये बहुत ज्यादा ये दर्शाती है कांग्रेस की नाकामयाबी कि उन्होंने काम के बूते पे नहीं, और ये सहानुभूति की जो लेनी है वो अपना लेना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मंडावी जी को हराया था इन्होंने 2008 में, वो 25,908। चलिए ठीक है, आपको विश्वास है कि 2008-2022 में दोहराया जाएगा। अजय गंगवानी जी, इसीलिए चौहान साहब को हमने पर्याप्त समय दिया ताकि हम ये भी जानने की कोशिश करें कि जहां कांग्रेस अपने आप को निर्णायक बता रही है भानु प्रतापपुर में, बीजेपी को इतना विश्वास आखिर कैसे है। ठीक है अजय जी, आपकी पार्टी की बात करते हैं। पांडे जी देखिए, कहीं ना कहीं चौहान जी की बात को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। कहीं ना कहीं जो आत्मविश्वास होना एक अच्छी बात है पांडे जी, लेकिन अति आत्मविश्वास की बिना वोटिंग के अभी से दावा करना कि हमारी उम्मीदवार जीत रही है, कहीं ना कहीं यही इनका चरित्र रहा है। पहले भी देखिए मिस कॉल के द्वारा 56 लाख सदस्यों का दावा किया गया था 2018 के विधानसभा चुनाव में। जब आखिरी वोट मिलते हैं तो 6 लाख, तो लगभग 6,99,000 इनके खुद के कार्यकर्ता 47,01,000 वोट मिले थे, और इनके 7,99,000 के कार्यकर्ता वोट नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हवा में उड़ने की जो अति आत्मविश्वास की इनकी चरित्र है वो दिख रहा है। दूसरी बात स्पष्ट कर दूं, पिछला जो 2018 का पांडे जी विधानसभा चुनाव हुआ था, हमारे जो मनोज मंडावी थे उनको 72,520 वोट मिले थे। इनके जो उम्मीदवार थे देवीलाल दुग्गा जी, उनको मिले थे 45,827। उस समय भी 26,700 वोटों से हमने जीत दर्ज की थी। अगर दोनों के वोटों जी कांग्रेस और भाजपा के जो वोटों का अंतर था वो था 10%, मतलब 10% औसत वाले आप 20% के आसपास वोटों से जीत रहे हैं। 26,700 बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी बात, मनोज सिंह मंडावी जो थे वो भारतीय कांग्रेस के कदावर नेता रहे। मध्य प्रदेश के समय 1998 में भी विधायक रहे, 2 बार भानु प्रतापपुर के विधायक रहे। आदिवासी वर्ग में बहुत उनका गहरी पैठ है, लगातार सीधा उनका संपर्क था। और कहीं ना कहीं देखिए सावित्री मंडावी उनकी पत्नी है। हमारे कांग्रेस का इतिहास रहा है कि अगर कोई नेता हमारा होता है तो हम पहला जो उसका स्वाभाविक उम्मीदवार है वो उनके परिवार के किसी सदस्य को बनाते हैं। ये हमारा नैतिक दायित्व था और हमने अपना दायित्व निभाया। और कहीं ना कहीं देखिए भानु प्रतापपुर की जनता 5 तारीख को वोटिंग करेगी, हमें पूरा विश्वास है। इसके पहले के जो 4 विधानसभा चुनाव हुए पांडे जी, दंतेवाड़ा 11,331 वोट, चित्रकूट चुनाव 17,853, मरवाही जहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और इनके बीच में मिलकर चुनाव लड़ा, वहां पे 36,000 वोट। और पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ खैरागढ़ का, उसमें भी 20,000 से ज्यादा वोट से जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं इतिहास हम फिर दोहराएंगे। 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर की जनता भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद हमारी जो प्रत्याशी है सावित्री मंडावी को देगी और हम एक शानदार एक अभूतपूर्व जीत दर्ज करेंगे, इसका पूरा विश्वास है। और देखिए हमारे जो सदस्य थे वो मात्र 6 लाख थे, और जब उनको 2018 में जो वोट मिले वो 61 लाख से ज्यादा, मतलब वोटों जो सदस्यों की संख्या तो 10 गुना से ज्यादा वोट मिलते। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच है वो धरातल से जुड़ी हुई है और ब्रह्मांड नेता को बलि का बकरा बनाया गया है। मुझे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें
2008 में चुनाव जीते, फिर आपने 2013 में, 2018 में उनको टिकट क्यों नहीं दी? अब अचानक आपको पता है कि हम चुनाव हारने वाले हैं, आपको 90 मत से मरने जा रहा है कि हम हारेंगे, तो आपने कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद इंसान को बलि का बकरा बनाया है। शायद उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। कांग्रेस का उम्मीदवार शानदार जीत करेगा, फिर आपके चैनल में बैठेंगे पांडे जी हम दोनों। चलिए ठीक है सर, मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि आप दोनों ही पैनल में शामिल हों उस दिन भी। अब हम रुक करते हैं, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। उचित जी का बहुत स्वागत है IND24 में। सर, भानु प्रतापपुर पर जब हम 6 दिन पहले चर्चा कर रहे थे तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, वो ये थी कि सिंपैथी सीटों में कई दफा जो जनता होती है वो उसी भाव से वोट देती है। लेकिन एक और बात इस समय जो देखने को मिल रही है वो है कि आरक्षण के मुद्दे को बीजेपी बहुत भुना रही है, लगातार प्रदर्शन करने की भी तैयारी है। भानु प्रतापपुर में क्या केवल आरक्षण ही एक प्रमुख मुद्दा होगा बीजेपी के पास अगर हम बात करें, और डिफेंड किस तरह से करती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस? देखिए, ये आरक्षण वाला मुद्दा है, जहां तक आप कह रहे हैं कि ये देखिए इसके जिम्मेदार हालांकि दोनों ही पार्टी है, दोनों ही पार्टी इसकी जिम्मेदार है, लेकिन अभी चूंकि राजनीति है, चुनाव है, इसका भरपूर लाभ लेने की कोशिश करेगी। और ये मुद्दे को हकीकत में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ये मुद्दा इस अगर लाना ही नहीं चाहिए, खासकर उपचुनाव में। ये मुद्दा इनको बचा कर रखना चाहिए 2023 के लिए। अगर ये अभी लेके आए हैं और ये मुद्दा फेल हो जाता है 2022 के चुनाव में, उपचुनाव में, तो ये मान के चलिए कि 2023 में ये मुद्दा इनका कारगर साबित नहीं होगा, जो इनको लंबे समय के लिए फायदा, इनको राजनीतिक फायदा इनको दे सकते थे। फिलहाल स्थिति ये है कि ये केस कराने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रह्मानंद जी के बारे में जो चर्चा कर रही थी दोनों छोटे भाई, उन्होंने जो बात की उसमें थोड़ा सा मैं फर्क इधर करूंगा कि गंगवानी जी ने कहा कि वो जो मनोज मंडावी जीत के आए थे वो 10% एबव वोट से जीत के आए थे, 10% ही, वो गैप ज्यादा था, लगभग 19% वोट से वो जीत के आए थे। और ब्रह्मानंद जो आए थे वो 14% वोट से जीत के आए थे। दूसरी चीज की चौहान साहब कह रहे थे कि वहां पे उनको सावित्री मंडावी को अनुभव नहीं है, तो ये बातें राजनीति में नहीं होती। अगर ऐसी बातें होती तो अभिषेक सिंह कभी जीत के नहीं आते। अभिषेक सिंह को राजनीति का कोई अनुभव नहीं था, कहीं कि वो जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा और तमाम उन चीजों में उन्होंने कभी काम भी नहीं किया, और वो सीधे सांसद चुने गए थे। ये दुनिया जानती, छत्तीसगढ़ जानती है। तो अनुभव की बातें ना हो राजनीति में। अब आपने एक लाइन में पूरी बात रख दी। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो ये चीजें जो है वो गौण हो जाती है। हकीकत ये है कि वहां पे स्थिति, अब भारतीय जनता पार्टी तो उसको अपना टारगेट करेगी, आरक्षण वाला मुद्दे को उठाएगी, उसको कैश करने की कोशिश करेगी। इन्होंने पुराना अपना एक सितारा, नो डाउट ब्रह्मानंद एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है, 2008 में वो जीत के आए थे, 13 और 18 में दिया नहीं। लेकिन चूंकि मनोज मंडावी लगातार वहां पे सक्रिय रहे हैं, लगातार वहां पे काम करते रहे हैं, उनके परिवार की छवि बहुत अच्छी है। सावित्री मंडावी एक पढ़ी लिखी महिला है, जो एक बहुत सिंपल, आप बोल सकते हैं कि उनके रहन सहन, चीजें, उनके विचार बहुत सिंपल और बहुत अच्छी लेडी के रूप में उनको सभी क्षेत्र के लोग जानते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ उनको मिलेगा, और वो राजनीति से दूर, राजनीति में आना, राजनीति से दूर रह के राजनीति में चुनाव में आना भी ये अपने आप में एक लाभ होता है, क्योंकि आपके पुराने कई चीजें प्लस माइनस दुनिया को नहीं दिखती। ये भी आप इसको लाभ पॉजिटिव गिनिए कि जो फ्रेश कैंडिडेट होता है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि उनके पुराने अच्छे और बुरे दोनों काम की गणना नहीं हो पाती, अच्छे कामों की गणना हो जाती है। तो ये उपचुनाव सरकार लड़ती है हमेशा से, आप जानते ही है, खैरागढ़ या अन्य 4 चुनाव में देख चुके हैं। तो 70 पार्टी का एक लिटमस टेस्ट हो जाता है कि कर रही, तो सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस चुनाव जीतने को। वही विपक्ष इस आरक्षण मुद्दे को उठाने की कोशिश करेगा। करप्शन के जो बड़े बड़े इश्यूज चल रहे हैं, जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं, बहुत सारे आईएएस की सुनवाई चल रही है, बहुत सारे आईएएस को जेल में डाल दिया गया, करोड़ों रुपए उनके घर से निकल रहे हैं, ये मुद्दे भी भारतीय जनता पार्टी इसको उठाने की उपचुनाव में कोशिश करेगी। गंभीर ये है कि अब समय कम बचा है, दोनों ही लोग अपना फोकस वहां पे कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस थोड़ा सा एक उपचुनाव है तो पॉजिटिव, एक प्लस पॉइंट, एक स्टेप अहेड वाली स्थिति में रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल उपचुनाव की बात, बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने बताई है। के.एस. चौहान जी का, गंगवानी जी का एक बार फिर से रुक करते लौटूंगा सर मैं आपके पास। जी के.एस. चौहान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बात। पांडे जी, मैं ये बोलना चाहता था कि जो अभी सबसे बड़ा जो कारण है कि कांग्रेस बैकफुट पे है और
भानु प्रतापपुर की जनता उसको जवाब देना चाहती है। जो हक छीना है, जो आज मेडिकल कॉलेज में, आज इंजीनियरिंग कॉलेज में एक जो लोग वहां पर प्रक्रिया चालू हो गई थी, उसको स्टे लगा दिया गया। उसमें संविदा आप कर सकते थे, संविदा कर सकते थे, 6 महीने के लिए कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया जो आपके हाथ में था। उसके बावजूद भी आपने 32 से 20% किया। ये कभी भी भानु प्रतापपुर की जनता उसको हजम नहीं करेगी, उसको नजरअंदाज नहीं करेगी। दूसरी बात, ये मेन सबसे बड़ी बात ये है कि भानु प्रतापपुर की जनता, आप इतिहास देख रहेंगे 1963 से लेकर 1962 से लेकर आज तक का, तो भानु प्रतापपुर की जनता काम करने वालों को ज्यादा तवज्जो देती है। और मनोज मंडावी जी का जो निवास था, निवास भी वहां पर रायपुर में आ गया था। रायपुर में रहते थे विद फैमिली। एक तो होता है कि ठीक है आपका निवास भी है रायपुर में, लेकिन आप रहते भानु प्रतापपुर में ही है, लेकिन उनका निवास ही पूरा विद फैमिली वो वहीं पर रहते थे। तो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वहां पर ध्यान नहीं दे रहे थे? ऐसा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। और हमारे जो ब्रह्मानंद नेताम जी हैं, वो वहां पर रह के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करते थे। लोग जनता के साथ जुड़े। जाहिर सी बात है, अगर नेताम जी वहां पर काम कर रहे थे तो ये जनता ने भी देखा होगा। ठीक है, आप लोग भी अपने मुद्दे बना रहे हैं। गंगवानी जी, सीधी बात ये है, उचित जी ने भी इस बात को कहा। और देखिए, प्रमुख बात ये है कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी आप लोगों को, यानी आपकी पार्टी को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। क्या कांग्रेस के पास, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या कांग्रेस के पास उतने सधे जवाब नहीं है, या आप लोग अभी वेट एंड वॉच इंतजार कर रहे हैं? पांडे जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया। देखिए, आरक्षण की बात कर रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी की पराकाष्ठा है। देखिए, इनके द्वारा आरक्षण संशोधन विधेयक लाया गया था और माननीय उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इंदिरा साहनी मामले में पांडे जी स्पष्ट रूप से कहा, अगर आप किसी भी राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाते हैं तो विशेष परिस्थितियों में विचारों और तथ्यों के साथ अपनी बातों को आपको कोर्ट में रखना होगा, तब सहमति दी जाएगी। मुझे यहाँ 3 प्रश्न के जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौहान जी बैठे हैं। सबसे पहली बात, आपने जब आरक्षण बढ़ाया 50 से बढ़ाकर 58% किया, तो आपने विचारों तथ्यों को, जो उसके आंकड़े थे कि ओबीसी का क्या परसेंटेज है, एससी का क्या परसेंटेज है, एसटी का क्या, इसकी प्रामाणिक जानकारी दी, पहली बात उन्होंने दी थी। दूसरी बात, 2010 में ननकीराम कंवर जो इनके तत्कालीन गृह मंत्री थे, उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई जो आरक्षण के संबंध में सिफारिश दे रही थी। 1000 पन्ने से ज्यादा की रिपोर्ट थी पांडे जी। उस रिपोर्ट की सबमिट तो करना छोड़िए, उसकी जानकारी तक इनको उच्च न्यायालय में नहीं दी गई, जबकि ननकीराम कंवर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसकी रिपोर्ट उन्होंने सही समय पे सरकार को सौंप दिया। सरकार की नीयत और नीति नहीं थी कि आरक्षण को बढ़ाया जाए। दूसरा, तीसरा, तत्कालीन जो मुख्य सचिव थे, उसकी अध्यक्षता में भी आरक्षण कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई, उसकी रिपोर्ट सबमिट की गई, जानकारी दी गई। ये तीनों प्रमुख यश प्रश्न है, जिससे पूरी तरह स्पष्ट होता है कि जो आरक्षण में कटौती हो रही है, उसके लिए तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी। देखिए, उसके बाद बात करूं मैं, हमारी नीयत और नीति इस बात से स्पष्ट है कि हम 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुला रहे हैं और आरक्षण संशोधन के लिए नया विधेयक लाएंगे। और आपके लोकप्रिय चैनल पे आदिवासी समाज को और छत्तीसगढ़ की जनता को पूरी तरह स्पष्ट कर दूं, किसी प्रकार से आदिवासी समाज का हित नहीं होने दिया जाएगा। और ये विशेष सत्र का भी विरोध कर रहे हैं पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि उनको मालूम है कि जब स्वस्थ और स्पष्ट चर्चाएं होंगी तो भारतीय जनता पार्टी की जो जानबूझकर की गलती है, जो इनकी बदनीयती है, जिसका भुगतान आदिवासी समाज कर रहा है, वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये हाल ही उस विशेष सत्र का विरोध कर रहे हैं। दूसरे विषय पे आता हूं, उचित शर्मा जी ने मेरी शायद बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने स्पष्ट कहा, मनोज मंडावी जी को 72,520, देवलाल दुग्गल जी को 45,827, वोटों का अंतर 19%। चलिए, मैं आपकी भाजपा और कांग्रेस का औसत अंतर 10% था, जबकि भानु प्रतापपुर का अंतर 19% था। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की परंपरागत सीट है, मनोज सिंह मंडावी सीधा जनता से सीधा संपर्क था, लगातार उनकी भावनाओं का, आपकी बात पर मैं लगातार चौहान जी से भी जवाब लूंगा। उससे पहले हम उचित जी का रुख करते हैं, लौटूंगा मैं आपके पास चौहान जी जवाब लेने के लिए। उचित सर, क्या किसी प्रकार का आपको रास्ता फिलहाल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये बात हम लोग भी जानते हैं कि देखिए, सियासत चलती रहेगी,
लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो 32% आरक्षण वाला मुद्दा है जो 20 पर आ गया है, वो वापस पुनः 32 के लिए सरकार को अभी और कितनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी? देखिए, उसके आंकड़े का इंतजार होगा। इसका निर्णय जो भी होगा वो विधानसभा से नहीं, वो उच्चतम न्यायालय से ही आएगा। ये तभी संभव है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से आप देखें तो मैं जो कह रहा हूँ कि जो आंकड़े प्रस्तुत करने की सरकार की जिम्मेदारी है, जो आंकड़े केंद्र सरकार को देना उनका काम है, प्रस्तुत करना राज्य सरकार का काम है। तो जब तक वो आंकड़े देंगे नहीं, वो अपना पक्ष वहां रखेंगे नहीं, तो वो निर्णय जो वो चाह रहे हैं कि 32% आरक्षण हो, वो और उस तरीके का लाभ मिले, तब अभी अगर मैं इसको सत्ता पार्टी जो है वो इसको ढंग से नहीं रख पाई। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि पूर्व में भी इसको ये जो है बहुत अच्छे ढंग से नहीं रखा गया था, पूरे तथ्यों के साथ नहीं रखा गया था। वर्तमान सरकार की भी इसको ढिलाई है कि अगर वो नहीं रखे गए तो रखने क्यों नहीं रखे गए, तो और वो उसको समय भी दिया गया तो क्यों आपके ईमानदार प्रयास क्यों नहीं रहे। ये तमाम शोध के विषय हो सकते थे, मगर वो मुझे समझ में आ रहा है कि जो आंकड़े अभी प्रस्तुत होने के हैं, जो डिक्लेयर होने के हैं, वो जातिगत जो आप अभी डेटा आने का है केंद्र सरकार से, उस निर्णय के बाद ही कोई डिसीजन पहुंच पाएगा। ये अभी कोरी की कोरी राजनीति है कि भाजपा की गलती से हुआ, वो बोल रहा भाजपा इसको केस करा रही उपचुनाव में कि कांग्रेस की गलती से हुआ। हकीकत में ये वो चीजें नहीं है कि राजनीतिक दौर की केवल बातें हैं, राजनीतिक लाभ लेने की बातें हैं। गंभीर प्रयास निश्चित तौर पर सरकारें करेंगी, क्योंकि उन्हें 2023 में चुनाव दिख रहा है। जो सरकार जो है, वर्तमान सरकार में डेफिनेटली गंभीर प्रयास करेगी। वो अभी विशेष सत्र बुला के वो कोशिश कर रही है, आने वाले समय में करेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 करोड़ जनता है आदिवासी। अभी ये जो आदिवासी का जो विरोध अभी झेल नहीं पा रहे हैं, जिस तरीके से शुरुआत हो रही है, वो निश्चित तौर पे आने वाले समय के लिए, सरकार के लिए, सत्ता के लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी सरकार अपने स्तर पे तो निकालेगी। उसके बाद जो कोर्ट के फैसले आएंगे, जो डेटा प्रस्तुत होगा, उसके बाद इसका लघु मतलब दीर्घकालीन जवाब जनता को मिल पाएगा, इस समाज को मिल पाएगा। ये बहुत अहम बात आपने कही है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं गंगवानी जी और चौहान साहब ने भी उसको बहुत गंभीरता से सुना होगा, बिल्कुल। अब हम रुक करते हैं के.एस. चौहान जी, कुछ सवाल आपसे पूछे थे गंगवानी जी ने, आप जवाब दे सकते हैं। जी जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जितनी भी लीपापोती कर लें, लेकिन सबको पता है कि ये 32 से 20% गैर जिम्मेदार। 3 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए चौहान जी। आप ननकीराम कंवर की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करते? आप मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता की रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करते? आपने जो आरक्षण 50 से 58% किया, उसके सही तथ्य और जानकारी क्यों पेश नहीं की? ये 3 प्रश्नों के जवाब दे दीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की जनता समझ ले। इनको इतनी शर्म नहीं आती है। ये अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा आपकी है चौहान जी। हमने तो आपकी गलतियों का हजारा आदिवासी समाज भुगत रहा है, उसका आरोप आप कांग्रेस पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत आपत्तिजनक है। लेकिन छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज समझ रहे हैं कि किसकी गलतियां है, किसकी बदनीति है, किसकी लापरवाही है। आपकी इसमें सभी चीजें पांडे जी, इनसे प्रश्न पूछिए, मेरा निवेदन है। अगर मैं नैतिक साहस है तो जवाब दे दीजिए चौहान जी। मैंने वही सवाल पूछा है मैंने चौहान साहब से। देने नहीं चाह रहे पांडे जी, इस पर जवाब ही नहीं है। गोल घुमाएंगे बातों को बैठ के। अभी रोजगार आप बता दीजिए क्यों नहीं पेश किया ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट, क्यों नहीं पेश किया मुख्य सचिव की अध्यक्षता की रिपोर्ट, क्यों नहीं सत्य आंकड़े दिए आपने? आपकी सरकार की नाकामयाबी। चलिए ठीक है, आप लोगों के बीच चर्चा दूसरे विषय की चल रही है। गंगवानी जी, के.एस. चौहान साहब, उचित शर्मा जी, सर समय मेरे पास समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भानु प्रतापपुर के लिए आप लोग बेहतर मेहनत करें, कांग्रेस बीजेपी दोनों ही, ये हमारी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं सिर्फ हमारी नहीं है, जनता की है कि आप लोग उनके हित के लिए अच्छा काम कीजिए, अच्छा छत्तीसगढ़ बनाइए, अच्छा भानु प्रतापपुर बनाइए। ये सीट बहुत अहम है और जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले यानी कि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इसी तरह के उपचुनाव से जनता पार्टी के लिए भी अपनी एक न केवल सोच बनाती है, बल्कि पार्टियां भी वैक्यूम क्रिएट करती हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें तो दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। और कांग्रेस बीजेपी की इस दौड़ में जीत किसको मिलेगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 8 दिसंबर का, जब नतीजे सामने आ जाएंगे। IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।